जय हिंद मित्रों, मैं रजत आपका स्टडी आई QCS में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि इथिक्स में मैं आपको मास्टरी हासिल करवाऊँगा, तो यह उसी एक मंजिल की तरफ एक छोटा सा कदम आज हम रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि इथिक्स एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आप नॉर्मल थोड़ी सी थिंकिंग प्रोसेस रख के इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें मास्टरी हासिल कर ली तो इतना अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका बन जाएगा कि आपके इस इथिक्स में स्कोर के चक्कर में आपका ओवरऑल जो MPPSC मेंस में जो मार्क्स है ना वो बढ़ जाएंगे और आपको हो सकता है कि नायब तहसीलदार पोस्ट मिल रही हो सकता है आपको DSP पोस्ट मिल जाए या उससे अच्छी HDM पोस्ट मिल जाए बिकॉज ऑफ इथिक्स के मार्क्स। ठीक है, इथिक्स इतना अच्छा करके जाना है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस रहे अपने अंदर कि यार हाँ, एक सब्जेक्ट तो हम बहुत अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन लेक्चर कि इथिक्स में जो हम पेपर देखते हैं 2019 और 2020 का, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, तो 2019 में क्या पैटर्न चल रहा है। सामान्य अध्ययन पेपर 4 में इथिक्स आता है, 3 घंटे समय दिया जाता है, 200 नंबर का पेपर होता है और प्रश्नों का प्रारूप क्या रहता था। 15 नंबर का क्वेश्चन आते थे 15 क्वेश्चन आते थे 3 नंबर के, फिर आते थे 6 नंबर के 15 क्वेश्चन और केस स्टडी आती थी। इसमें 2 केस स्टडी होती थी, एक 30 नंबर की, एक 35 नंबर की। ठीक है, तो ऐसा कुछ 2019 में हमें देखने को मिलता था। ठीक है, इसलिए टोटल कितने अंक हो जाते थे, 200 हो जाते थे। 45, 90 और 65 टोटल प्रश्न कितने हो जाते थे, 32 हो जाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं 2020 में कितना अंतर आया, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सिलेबस चेंज के हिसाब से 2020 में अंतर आया है कि पेपर तो 4 में ही है, आपको मार्क्स भी उतने दिए हैं, टाइम भी उतना दिया गया है। इन्होंने क्या करा है कि पेपर को अब इकाइयों में बांट दिया है। ठीक है, मतलब टोटल 5 इकाई इसमें है। कैसी, तो 4 इकाई में कैसे क्या क्या किस हिसाब से आपके मार्क्स इनने बांटे हैं वो हम देखते हैं। तो 4 इकाई में कैसे बांटे हैं, मतलब प्रत्येक इकाई में क्या रहेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन 5 रहेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन 2 रहेंगे जो 10 नंबर के होगा टोटल, और एक दीर्घोत्तरीय रहेगा। ठीक है, जो कितने 20 नंबर का होगा और कितने शब्दों में होगा, 200 शब्द में होगा। ठीक है, शब्दों की सीमा इसमें कम कर दी गई है। 2020 के सिलेबस में हम देख रहे हैं कि शब्दों की सीमा कम कर दी गई है। तो अगर अब आपके पास स्पीड नहीं है तो भी काम चलेगा, लेकिन ये शब्दों की सीमा जैसे ही कम हुई है, आपको सोचने का टाइम इन लोगों ने दिया है। पहले क्या होता था, PSC सोचने का टाइम नहीं देता था, तो वो सीधे रट्टू वाले क्वेश्चन पूछता था और वो हमें सीधे रट के पेपर में लिख देते थे। लेकिन अब एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेगा ये। अगर ये एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो हमें एनालिटिक रूप से सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें उनका आंसर भी देना है। और ये भी चीज़ सोचनी है कि इसने टाइम इसीलिए ही दिया है कि ये अब सीधा सीधा जो MPPSC है वो पैटर्न अपनाएगा धीरे धीरे करके UPSC का। ठीक है, इसीलिए अब ये इस साइड जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है UPSC जैसे, तो हमें पढ़ाई भी कुछ वैसे ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो और एक और जो इकाई बच रही है, लास्ट इकाई, उसमें क्या रहेगा, 5वीं इकाई में 2 केस स्टडी होंगी। ठीक है, और जो जिसमें 2 होंगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, कितने कितने नंबर की, 20-20 नंबर की, जो 500 शब्द में लिखनी पड़ेंगी। और इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 5वीं इकाई में, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 8 और दीर्घ उत्तरीय होंगे 4। ठीक है, ये अपनी सारी बात यहाँ पर हो गई ख़त्म कि इस तरीके से पैटर्न पूरा बनने वाला है। 2019 का पैटर्न ये रहेगा, 2020 का पैटर्न ये रहेगा। अब बात करते हैं सिलेबस की कि भैया सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सिलेबस देखते हैं कि 2019 में क्या था, मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा, ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन। दूसरा क्या था, दार्शनिक एवं विचारक थे। तीसरा मनोवृत्ति था। अभिक्षमता, लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं हो गई। संवेग बुद्धि हो गई, संवेगिक बुद्धि, भ्रष्टाचार हो गया, केस स्टडी होगी। ठीक है, और 2020 में क्या करा है, इनने कुछ नहीं करा, थोड़ा सा सिलेबस को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब जैसे मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति 2019 में भी थी, दार्शनिक एवं विचारक 2019 में भी थे, अक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं भी थी, सामवेगिक बुद्धि भी थी, व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं थी, तो वो अभी ऐड करा है इनने। कुछ नहीं डिफाइन करा है, पहले भी पढ़ते थे हम। मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा थी, लोक प्रशासन में नैतिक
सुदृढ़ एवं मूल्य थे, नैतिक मूल्य, वही पहले भी पढ़ते थे अभी भी पढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार था। ठीक है, और इसमें केस स्टडी इसमें भी थी और केस स्टडी इसमें भी थी। तो कुल मिला के ये है कि अब इनने सिलेबस डिफाइन कर दिया है, पहले डिफाइन नहीं था, पढ़ते हम लगभग वही थे। ठीक है, हमें पता है कि एक यूनिट में इतने क्वेश्चन बनने हैं, तो हम उस हिसाब से पढ़ सकते हैं कि भैया कोई भी टॉपिक उठाएंगे, जैसे भ्रष्टाचार उठाएंगे तो हम ये सोचेंगे कि ये कहाँ तक आ सकता है, भैया 5 नंबर में पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, भ्रष्टाचार की परिभाषा 2 नंबर में पूछ लेगा। ये थोड़ा सा हम थिंकिंग डेवलप करके चलेंगे अब आगे जाके। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। 2020 में क्या पूछ रहा है, 2 नंबर का, 5 नंबर का और 20 नंबर का। और इसमें अगर देखें 2019 में कितना पूछ रहा है, 3 नंबर का, 6 नंबर का और कितना 2 केस स्टडी के हिसाब से 335 के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम देखते हैं 2020 का। तो इकाई 1 में क्या है, दार्शनिक एवं समाज सुधारक, जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। आगे जाके जब आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद और राधाकृष्ण सर्वपल्ली। ठीक है, इन सब के बारे में, इन सब के विचार हम यहाँ पर देखने वाले हैं, इन सब का दर्शन हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी इकाई में क्या क्या है, दूसरी इकाई में है मनोवृत्ति है, अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, जो सत्यनिष्ठा वगैरह, वस्तुनिष्ठ, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सहानुभूति, समानुभूति, सहिष्णुता, सांवेगिक बुद्धि की बात करें तो अवधारणा, प्रशासन में इसकी उपयुक्ता एवं अनुप्रयोग देख सकते हैं हम। अब बात करें विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये सब हम सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणाएं, लोक प्रशासन में नैतिक सुदृढ़ एवं मूल, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, ये सब हम सारी चीज़ें किस में पढ़ने वाले हैं, इकाई 3 में पढ़ने वाले हैं। इकाई 4 की बात करें तो इकाई 4 में हम भ्रष्टाचार के प्रभाव, ये सब सारी चीज़ें भ्रष्टाचार से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। किस में पढ़ने वाले हैं, इकाई 4 में पढ़ने वाले हैं। इकाई 5 क्या हो जाएगी, केस स्टडी हो जाएगी, पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है इन चीज़ों में केस स्टडी लगती है। ठीक है, ये सब मैं आपको कराऊंगा। अब 2019 का थोड़ा सा सिलेबस देख लें तो इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं था, उन्होंने बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिख दी थी, उसके आधार पर हम आगे जाके पढ़ते रहते थे। जैसे मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणाएं, लोक प्रशासन में नैतिक, सुदृढ़ एवं मूल, सत्यनिष्ठा, उत्तरवादी एवं पारदर्शिता, ये सब सारी चीज़ें हम इकाई 1 में पढ़ने वाले हैं। इकाई तो यहाँ पर होती नहीं थी, बस ऐसे ही थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ था। 2 नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं, दार्शनिक, विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सुधारक, महावीर, बुद्ध, अरस्तु, नानक, कबीरदास, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, श्री अरविंद, मोहनदास करमचंद गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, सेकेंड में पढ़ने वाले हैं। थर्ड की बात करें अगर 2019 के सिलेबस की, तो थर्ड में क्या है, मनोवृत्ति, विषय वस्तु तत्व, मनोवृत्ति का प्रकार। ठीक है, मनोवृत्ति मतलब एटीट्यूड, अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं हैं, इसमें डिफाइन करा हुआ है, सांवेगिक बुद्धि है, भ्रष्टाचार है और आपकी केस स्टडी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टॉपिक्स के हिसाब से क्या क्या है। टॉपिक्स में दार्शनिक हो गए हमारे, मानवीय आवश्यकताएं अभिप्रेरणा हो गई, मनोवृत्ति हो गई, अभिक्षमता हो गई, सामयिक बुद्धि हो गई, भ्रष्टाचार और केस स्टडी हो गई। इन सारी चीज़ों पे हमें बहुत अच्छे से वर्क करना है। तो ये तो हमारा सिलेबस डिस्कस हो गया। अब सिलेबस तो डिस्कस हो गया, अब हमें देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या रखा है MPPSC ने, वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो भी चीज़ जाननी ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी है कि आप 3 नंबर में एक भ्रष्टाचार के कारण थोड़ी पूछेगा 3 नंबर में। ये चीज़ तो भ्रष्टाचार की परिभाषा पूछ सकता है 2-3 नंबर में, कारण नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, या फिर केस स्टडी नहीं पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हमें आगे जाके क्या करना है, हमें सारा पेपर अब मैं आगे जाके डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हमें समाज सुधारक पढ़ने हैं। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ने हैं। अब हम करते हैं किसकी बात, हम करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 2014 में कौन कौन से आए। बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य बताइए। जब मैं आपको बौद्ध दर्शन पढ़ाऊंगा उसमें आपको 4 आर्य सत्य पढ़ाऊंगा। द रिपब्लिक के रचयिता कौन है, कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, आर्य समाज के संस्थापक क्या हैं, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार एकात्म मानववाद का क्या अर्थ है। ठीक है, क्या अर्थ है। ये सारी चीज़ें
कितने नंबर में पूछी गई हैं? 3 नंबर में पूछी गई हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस हिसाब से पूछे गए हैं 2014 में। 2015 में देखें तो महात्मा गांधी की नैतिक शिक्षा, स्वामी विवेकानंद के 5 महाव्रत हो गए, स्वामी विवेकानंद के भाषण के संबंध में कौन सा शहर प्रसिद्ध है, अरस्तु कौन है, उनके मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या है, श्री अरविंद के द्वारा स्थापित दार्शनिक सिद्धांत क्या है, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। 2016 में देखें तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी के अनुसार त्रिरत्न क्या हैं, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, अरस्तु के द्वारा दिए गए 4 कार्डिनल गुणों के नाम बताइए, सिख धर्म के संस्थापक तुलसीदास के 3 प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। ये हम 3 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। 2017 में क्या क्या पूछा है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, ठीक है, कबीर के पदों का संकलन क्या कहलाता है, अरस्तु के 4 कारण क्या हैं, सर्वोदय का अर्थ बताइए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, और बुद्ध के अनुसार 3 स्वर्ण मार्ग क्या है उल्लेख करें। गांधी जी के द्वारा बताए गए 11 वचनों में से किन्हीं 6 वचनों का उल्लेख करें। निम्नलिखित पुस्तकों के नाम बताइए, पुस्तकों के लेखकों के, रामचरितमानस, द रिलीजन ऑफ मैन, द लाइफ डिवाइन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, ये तो हो गए हमारे क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो हम एक बार देख चुके हैं। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय की। तो संत कबीर के मानव दृष्टिकोण की प्रासंगिकता, तुलसीदास के काव्य में सामाजिक चेतना, भारतीय समाज के उत्थान में स्वामी विवेकानंद का योगदान, रविन्द्रनाथ टैगोर का मानव धर्म, भीमराव अंबेडकर का सामाजिक चिंतन, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से थे, राजा राम मोहन राय के भारतीय समाज सुधार में योगदान, श्री अरविंदो का भारतीय आधुनिक तत्व चिंतन में योगदान, गुरु नानक जी का दर्शन। 2015 में बात करें तो क्या क्या है, महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा, संविधान निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका, तुलसीदास के दार्शनिक विचार, दयानंद सरस्वती के सिद्धांत, जैन दर्शन में श्यादवाद, राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद की व्याख्या, एकात्मवाद मानववाद की व्याख्या। 2016 में देखें तो लोकतंत्र में गांधी जी के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को समझाइए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक चिंतन पर टिप्पणी कीजिए। कौटिल्य एक आदर्शवादी होने की अपेक्षा एक राजनीतिक यथार्थवादी थे, टिप्पणी करिए। बौद्धिक चिंतन में प्रतीत समुत्पाद क्या है, समझाइए। भारतीय समाज के उत्थान में स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान का वर्णन कीजिए। श्री अरविंद के समग्र योग की अवधारणा को समझाइए। डॉक्टर राधाकृष्णन के दर्शन पर विचार कीजिए। ये 50 से 100 शब्दों के बीच में हमें लिखना है। ठीक है, ये सारे इसमें क्वेश्चन 2016 में पूछे गए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन 2017 में पूछे गए, जैसे कि कौन कौन से हैं, भारतीय राजनीति चिंतन में कौटिल्य के योगदान, कबीर के काव्य में सामाजिक चेतना, स्वामी दयानंद सरस्वती के समाज का दर्शन, जैन दर्शन में अनेकांतवाद, राष्ट्रीय चेतना के जागरण में स्वामी विवेकानंद का योगदान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण है, गांधी दर्शन में ट्रस्टीशिप की अवधारणा, एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता, रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन पर प्रकाश डालिए। 2018 में वर्धमान महावीर के 5 सिद्धांत, तुलसीदास जी के काव्य में सामाजिक चेतना पर टिप्पणी कीजिए। गांधीवाद दर्शन के नैतिक बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। एक समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय का योगदान, रविन्द्रनाथ टैगोर का मानवतावाद, समाज के बारे में राजा राम मनोहर लाल लोहिया के विचारों को स्पष्ट करें। ठीक है, अब हम विश्लेषण देखते हैं कि ये जो सारी चीज़ें थी, हमने सारे अभी तक जितने भी पेपर अभी हमने डिस्कस करे कि कौन से अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछे गए, कौन से लघुत्तरीय, कौन से दीर्घोत्तरीय में पूछे गए। तो ये सब चीज़ों में क्या देखने मिलता है कि ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं, जो प्रश्नों के आयाम हैं वो कैसे पूछे गए हैं कि हमें से तथ्यात्मक जानकारी पूछी गई है, कैसे पुस्तकें, संस्थाएं आदि इनके बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, और सिद्धांत पूछे गए हैं कि क्या महत्व है वर्तमान और प्रासंगिकता, जैसे कि राजा राम मनोहर लोहिया का सिद्धांत हो गया, अंबेडकर जी का सामाजिक सिद्धांत हो गया, ये सारे सिद्धांत हमसे पूछे गए हैं। दार्शनिक आयाम पूछे गए हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आयाम इनसे पूछे गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक कौन कौन से हैं ये हमने देखा सारे डिस्कस करने के बाद कि महात्मा बुद्ध बार बार पूछे जा रहे हैं, स्वामी महात्मा गांधी, राजा राम मनोहर राय, स्वामी विवेकानंद, कौटिल्य, कबीरदास, तुलसीदास, ये फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या क्या अच्छे से पढ़ना है, हमें ये सारे दार्शनिक सबसे पहले मैं आपको कवर करवाऊंगा। देखो, मैं उस सिलेबस के हिसाब से आपको एथिक्स में नहीं चलने दूंगा, सिंपल से शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से मैं नहीं चलूँगा, मतलब एक एक करके चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं कि मतलब एक जैसे चैप्टर हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना बचपन में कि पहले चैप्टर के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, ऐसा नहीं।
हम सिलेबस उठाया, जैसे कि आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करे और क्वेश्चन में हमने निकाला कि महत्वपूर्ण क्या है महत्वपूर्ण दार्शनिक। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक दार्शनिक कवर करवाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे एथिक्स का लेक्चर आगे बढ़ेगा मैं आपको पहले दार्शनिक कवर करवाऊंगा और उन्हीं के बीच में आपको क्या करा करूँगा, बीच बीच में आपको पुस्तकों के नाम भी आ जाया करेंगे दार्शनिक की, जो दार्शनिक ने जो भी पुस्तक लिखी है, और सारी चीज़ें जो तथ्यात्मक जानकारी है संस्थाएं बनाई हैं वो दार्शनिक के हिसाब से आ जाया करेंगी। तो जो भी अब मेरी एथिक्स में नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो आएगी वो दार्शनिक के ऊपर आएगी, वो हो सकता है महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी या महात्मा गांधी के ऊपर आए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमें डिटेल नहीं जाननी है, हम मास्टरी हासिल वहाँ करनी है जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, और जैसे ही हम इन चीज़ों को पक्का कर लेंगे तो बाकी चीज़ अपने आराम से पक्की हो जाएंगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका एथिक्स का लेक्चर बिल्कुल ही लेता रहूँगा। और आपको अगर इस लेक्चर की PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए स्टडी IQCS, कुछ ऐसा लोगो आपको वहाँ पर हमारा मिल जाएगा, और उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं इस लेक्चर की जो सारा डिस्कशन मैंने करा है स्ट्रैटेजी के ऊपर कि क्या कैसे पैटर्न रहता है और कैसे क्या हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है, वो सब मैंने डिस्कस करा, तो वो आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसके बाद मेरा ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर आने वाला है, ठीक है। तो ज्योग्राफी हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे, और एथिक्स की मैं वीडियो कभी कभी आपको लेके आऊँगा, क्योंकि हमारे पास टाइम है। एथिक्स की वीडियो अगर मैं रेगुलर बेसिस पे लेके आऊँगा रोज़ तो वो थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत देगी, और सबसे बड़ी चीज़ आप लोग भी एकदम से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल रही होंगी डेली, तो आप इतनी सारी चीज़ें कवर ना करते हुए आप अभी ज्योग्राफी कवर करिए, एथिक्स की मैं एक एक करके वीडियो आपको देता चला जाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।